अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने पढ़ना है पावर डिसिपेटेड इन आरएलसी सीरीज सर्किट। ठीक है, आरएलसी सीरीज सर्किट आपको पता है कि क्या होता है कि जिसमें एक रेजिस्टेंस और इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे और इसमें कोई हमने सोर्स ऑफ ईएमएफ ई जो है वो कनेक्ट किया होगा। ठीक है, आपको पता है एसी सोर्स है। ठीक है, इसको हम आरएलसी सीरीज सर्किट कहेंगे। अब हमारे पास फंक्शनिंग किस तरह से है, टोटली आपने उसको रेजोनेंस भी पढ़ लिया है, उसके अंदर किस तरह से वोल्टेज ड्रॉप होता है ये भी पढ़ लिया है, उसकी रिएक्टेंस क्या होती है ये भी पढ़ लिया है, और जो सारा तकरीबन हम पढ़ चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है डेरिवेशन उसकी करने की कोशिश करेंगे। इसमें दो तरह से है हमारे पास। कैपेसिटर भी हमें पता है कि एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, और दूसरा इंडक्टर है, वो भी एक स्टोरिंग डिवाइस है। और हमने पीछे पढ़ा कि दोनों का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, एनर्जी स्टोर करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे और एक कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे कैपेसिटर के अंदर। दोनों की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी हमने डिफाइन किया था, उसकी वैल्यू भी स्मॉल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस उसकी वैल्यू भी स्मॉल है। बेसिकली इसके अंदर जो अगर एनर्जी डिसिपेट होगी तो वो कहाँ से होगी, वो रेजिस्टर से होगी। ठीक है, रेजिस्टिव एलिमेंट से होगी। और रेट जिस पे एनर्जी स्टोर हो या दी जाएगी, ईएमएफ सोर्स जो है वो हमारा सप्लाई करेगा, वो किसके इक्वल होगी कि जो कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटिव सर्किट उस रेट पे, प्लस इंडक्टिव एलिमेंट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उस रेट पे, प्लस जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, यानी यहाँ से एनर्जी जा रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, लेकिन रेजिस्टिव एलिमेंट में से एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो ये तीनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ आ जाएगा, विच वी कैन से कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब देखेंगे पावर डिसिपेशन, हम कहते हैं कि इंडक्टेंस में, इंडक्टर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर तो एनर्जी हो रही है स्टोर, और उनकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए उसमें पावर डिसिपेशन नहीं होगी। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि करंट और वोल्टेज जो है वो दोनों में एक फेज डिफरेंस है 90 डिग्री का, लिहाजा यहाँ पे पावर डिसिपेशन नहीं होगी। ठीक है, और हमारे पास जो पावर डिसिपेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस आएगी। ठीक है, उस रेजिस्टिव एलिमेंट के अंदर करंट और वोल्टेज जो हैं वो इन फेज होते हैं। इन फेज होने का मतलब है कि उनका जो हमारा फेज एंगल है यानी कि फाई है वो 0 डिग्री है। अगर करंट को हम डिफाइन करें थ्रू द रेजिस्टेंस, इसको आई आर से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे बेसिकली ये तीनों में ही सेम होता है, कैपेसिटर के लिए भी ये सेम होगा वैल्यू, इंडक्टर के लिए भी वैल्यू सेम ही होगी। हम फिलहाल रेजिस्टिव करंट को कंसिडर कर रहे हैं, तो आई आर इज इक्वल टू आई नॉट आर साइन ओमेगा टी आपने पढ़ी हुई है इक्वेशन। पावर डिसिपेशन अगर हमें रेजिस्टेंस की पावर गिवन हो तो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अब चूंकि रेजिस्टिव करंट ले रहे हैं तो आई आर स्क्वेयर इंटू आर आ जाएगा। आई आर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं आई नॉट आर साइन ओमेगा टी, तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट आर का स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, और आर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला हम हाफ एंगल जो फॉर्मूलाज पढ़ते हैं उसके मुताबिक हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा जो है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है। ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे साइन ओमेगा टी एंगल है, यहाँ 2 ओमेगा टी आ जाएगा, तो आई नॉट आर स्क्वायर आर वैसे ही आ जाएगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, तो एवरेज एनर्जी स्टोर जो है बेसिकली ये तो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी स्टोर है। ठीक है, एवरेज एनर्जी स्टोर किस पर डिपेंड कर रही है, इन चीज़ों पे। ठीक है, दूसरा हमें ये पता है कि जितनी भी एनर्जी गिवन है वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रही है, इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रही है, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर और इंडक्टर है उसके जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा किसी भी गिवन साइकिल के दौरान जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जिसे हमने पीछे कहा भी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक फॉर्म है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द ईएमएफ इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, स्टोर्ड इन द इंडक्टर, प्लस डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टर।
ठीक है। तो एनर्जी जो है वो हमारे पास आ रही है रेजिस्टिव एलिमेंट में, जो कि इसको डिसिपेट कर रहा है, बाकी सारी जगह पे स्टोर ही हो रही है। तो एवरेज एनर्जी स्टोर जो है वो हो रही है कैपेसिटिव एलिमेंट में, इंडक्टिव एलिमेंट में, और कांस्टेंट है, और रेजिस्टिव में डिसिपेट हो रही है, वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड कैसे निकालेंगे? हमारे पास होता है टोटल पावर डिसिपेटेड इन एनी इंटरवल ऑफ टाइम ओवर इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज निकालने के लिए हम करते हैं, ठीक है। एवरेज को हम इस तरह से ये ब्रैकेट्स जो हैं वो लगा के तो रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज पावर को, और ये किसके इक्वल है? टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल लिखेंगे, उसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर डिसिपेटेड इन द इंटरवल ऑफ टाइम, लिहाजा डी टी आ जाएगा हमारे पास, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फॉर द टोटल इंटरवल ऑफ द टाइम। अब पी की वैल्यू पीछे हमने निकाली है आई नॉट आर स्क्वेयर आर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। आई नॉट स्क्वेयर आर जो है वो कांस्टेंट है, लिहाजा वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। 1 ओवर टी 0 टू टी इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब फर्दर हम देखते हैं इसको कि किस तरह से हमने करना है। हम सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पुट कर देते हैं। अगर यहाँ से दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इधर डी थीटा आ जाएगा, और ओमेगा चूंकि कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, लिहाजा ये वैसे ही आ जाएगी। टी जो है वो टाइम वो चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, लिहाजा यहाँ डी टी आ जाएगा। लिमिट्स किस तरह से चेंज होंगी? लिमिट हो जाएगी जब टी 0 होगा, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं ये, तो टी 0 होने की वजह से थीटा भी 0 आ जाएगी। जब टी जो है वो टोटल टाइम है, यानी कैपिटल टी, ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल टी पुट कर देते हैं, और हमारे पास वैल्यू आ रही है ओमेगा जो होती है वो हमारे पास होती है 2 पाई एफ के बराबर, और एफ का हमें पता है ये 1 ओवर टी के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 पाई ओवर टी। जब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? ओमेगा आ रहा है हमारे पास 2 पाई ओवर कैपिटल टी, और टी जो है वो सेकंड लिमिट में कैपिटल टी के बराबर है, लिहाजा हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रही है 2 पाई, यानी जब टी कैपिटल टी के इक्वल है तो थीटा 2 पाई है, जब टी 0 है तो थीटा 0 है। इस तरह से लिमिट जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे अब हम इस वैल्यू में हम पुट कर देते हैं आई नॉट आर स्क्वेयर और इंटू कैपिटल आर, वैसे ही आ गया, ठीक है। 1 ओवर टी की जगह टी अब किसके इक्वल है? 2 पाई ओवर टी के। ओमेगा जो है हमारे पास अगर 2 पाई टी के इक्वल 2 पाई ओवर टी के इक्वल है तो टी को हम उधर ले जाते हैं, ओमेगा इधर आ जाएगा, ओमेगा 2 पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा। इस 2 पाई ओवर ओमेगा को अगर हम 1 ओवर टी लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा ओवर 2 पाई, ठीक है। यहाँ हम सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, आई नॉट स्क्वेयर आर वैसे ही आ रहा है, 1 ओवर टी जो है वो किसके इक्वल है? ओमेगा ओवर 2 पाई के, ठीक है। 1 ओवर टी जो है हमारे पास, टी जो है हमारे पास आ रहा है 2 पाई ओवर ओमेगा के, तो ये ओवर के नीचे में आ जाएगा, टी की जगह हम 2 पाई ओवर ओमेगा पुट कर देंगे। इसी तरह 0 टू 2 पाई लिमिट्स हो गई, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी था, ओमेगा टी हम थीटा पुट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, लिहाजा ये थीटा आ गया। इसी तरह डी टी जौन सा है यहाँ पे हमारे पास डी थीटा ओमेगा डी टी के इक्वल आया था, तो हमने डी टी की वैल्यू पुट करनी है, ओमेगा को उधर जाके डिवाइड कर देंगे, डी थीटा ओवर ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे डी टी की जगह हमने डी थीटा बाय ओमेगा पुट कर दिया, और ओवर 2 आ गया है हमारे पास। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये भी ओमेगा है और ये भी हमारे पास वैल्यू ओमेगा की है, ये ओवर के ओवर में है लिहाजा, और ये ओवर में है लिहाजा ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आई नॉट स्क्वायर आर आ जाएगा इंटू कैपिटल आर आ जाएगा, ओवर 2 पाई रह गया, ओमेगा तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बाकी डी थीटा रह गया और 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 आ गया। इसको थोड़ा सा हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं, डी थीटा को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एवरेज पी जो है वो ये सारा वैसे ही आ जाएगा, आई नॉट आर स्क्वायर कैपिटल आर ओवर 2 पाई, और ये जो वैल्यू है इसको डी थीटा को अंदर हम ले जाते हैं, ठीक है, डी थीटा बाय 2 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, साथ में डी थीटा, और इनकी लिमिट 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, और यहाँ पे ब्रैकेट,
ठीक है। जब इस डी थीटा को अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब डी थीटा का जो है इंटीग्रल वो क्या आएगा, थीटा ओवर, और नीचे 2 है लिहाजा यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। कॉस 2 थीटा का क्या आएगा, साइन 2 थीटा, और नीचे 2 थीटा का डेरिवेटिव 2, तो नीचे उसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जार 4 हो जाएगा। यानी कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल आ जाएगा साइन 2 थीटा और ओवर 2। तो वो जो 2 है ओवर में जो आ रहा है वो इस 2 में ओवर के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 4 आ जाएगा। दोनों की लिमिट्स हैं 0 to 2 पाई, वो लगा देंगे। यहाँ पे जब लगाएंगे 2 पाई बाई 2 आ जाएगा और 0 ओवर 2 आ जाएगा। इसी तरह साइन यहाँ पे 2 पाई 2 थीटा है, 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा 4 पाई ओवर 4 माइनस साइन 0 ओवर 4। साइन 0 0 हो गया, साइन 4 पाई भी 0 हो गया, लिहाजा ये वाली पूरी टर्म जो है वो 0 हो गई। ये ऑलरेडी 0 है। यहाँ 2 पाई बाई 2 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा आई नॉट 2 2 से पाई पाई से। ठीक है। नीचे सिर्फ एक 2 रह जाएगा हमारे पास और ऊपर आई नॉट आर स्क्वेयर। ठीक है। आई नॉट आर स्क्वेयर इंटू आर। जब इसको हम टोटल स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट आर ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। आई नॉट आर ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर इंटू आर। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है। तो आई नॉट आर स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2 क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ आई, लिहाजा उसको आई रूट मीन स्क्वायर से हम रिप्लेस कर देंगे। ये वैल्यू आ गई। द एवरेज पावर डिसिपेटेड किसी कंप्लीट सर्कल में हमारे पास क्या आ रही है, आई रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। ये हमारे पास आ रही है पावर डिसिपेटेड बाय एन आरसी सर्किट। ठीक है। ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। और ये वही है जो हम डीसी करंट के लिए निकालते हैं, आई स्क्वायर आती है। ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट आ गई हैं हमारे पास। फिर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से कौन कौन सी वाकिफ हैं। अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकालना चाह रहे हैं तो आई रूट मीन स्क्वायर मैंने पहले भी बताया था, वो वैल्यू है जो हमारा रेजिस्टिव सर्किट है ना और पावर डिसिपेट हो रही होती है। बेसिकली जो हम मीटर अगर कनेक्ट कर देते हैं तो आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि वो मीटर मेजर कर सकता है। ठीक है। वैसे डिफाइन आप जिस तरह से भी कर सकें, स्टडी करंट दैट प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन द रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम एज ऑल्टरनेटिंग करंट डज। इसलिए कि डीसी करंट और एसी करंट की पावर डिसिपेशन हमारे पास सेम आ गई है, तो आई रूट मीन स्क्वायर भी हमारे पास आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज को भी हम वी नॉट ओवर अंडर रूट 2 ही डिफाइन कर देंगे। ठीक है। पावर डिसिपेशन इन आरएलसी सर्किट हम किस तरह से कर रहे हैं। आरएलसी सर्किट में हमने कहा था कि वोल्टेज हमारा सोर्स का क्या है, ई, और वो हमारे पास किसके इक्वल है, पीछे भी हम इसकी वैल्यू पढ़ चुके हैं। साइनोसॉइडल जो हमारे पास वोल्टेज है वो ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल है। ठीक है। इसी तरह से आई जो करंट एस्टेब्लिश्ड है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है। इसको हमने ऑर्बिट्ररीली लिखा है। कैपेसिटर के केस में फाई होगा, इंडक्टर के केस में भी फाई होगा, लेकिन रेजिस्टर के केस में फाई नहीं होगा। अब पावर डिसिपेटेड हमारे पास आ रही है P इज इक्वल टू ई इंटू आई। ये उस सूरत में जब हमें वोल्टेज की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है। हमने ई नॉट की वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू पुट कर दी ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू पुट कर दी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई ई नॉट और आई नॉट। ये हमारे पास आ गया, ये मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड है। बाकी हमारे पास रह गया साइन ओमेगा टी और इधर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसको हम खोल लेते हैं। साइन ओमेगा टी माइनस फाइव को खोलेंगे, साइन ओमेगा टी आ जाएगा इंटू कॉज ऑफ फाइव आ जाएगा। इसी तरह कॉज माइनस कॉज ओमेगा टी माइनस साइन फाइव। ये आपको पता ही होगा, एंगल्स खोलने के लिए हम इसी तरह से इसको फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। ठीक है। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉज फाइव वैसे ही आ गया, साइन ओमेगा टी वैसे ही आ गया, इधर कॉज ओमेगा टी और साइन फाइव आ गया। ठीक है। टोटल वैल्यू ई नॉट आई नॉट को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव आ जाएगा। ठीक है। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब ये किस पे डिपेंड कर रही है, साइनोसॉइडल वोल्टेज है, एसी वोल्टेज है, लिहाजा हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड कर रही है और इधर से साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के ऊपर कर रही है। कॉस फाइव जो फाइव है वो बेसिकली फेज डिफरेंस का एंगल है, लिहाजा इस पर डिपेंड नहीं करेगी, ना ही यहाँ साइन फाइव के ऊपर करेगी। यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे कर रही है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कॉज ओमेगा टी के ऊपर करिए। अब हमें पता है साइन का भी एक पूरा जो इंटरवल है यानी 0 से टी तक
तक का टाइम लें हम, या 0 से 2 पाई तक के एंगल में हम अगर ड्रॉ करें, तो एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी की भी 0 है, कॉज ओमेगा टी की भी 0। किस तरह से कि हमारे पास इनिशियल मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हम लेते हैं तो साइन की भी -1 से +1 तक होती है। जब ये एडअप होगा, एवरेज लेने के लिए दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसे 2 पे डिवाइड करते हैं, जब ये ऐड होगा -+0। इसी तरह कॉज की भी मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 है और मैक्सिमम वैल्यू +1 है। जब ये ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो दोनों की जो एवरेज वैल्यू है साइकिल की वो 0 है, जबकि साइन ओमेगा टी में स्क्वायर होने की वजह से -1 भी +1 बन जाता है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है उसके मिनिमम वैल्यू 0 होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/2। जब हम करेंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आएगी 1/2। ये पीछे हमने निकाला हुआ है, ठीक है, पीछे एक टॉपिक में। तो लिहाजा हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू है 1/2 और इसकी वैल्यू है एवरेज 0। तो ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, जबकि यहाँ पे हम 1/2 पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/2 E0 I0 cos फाई। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो हम 2 है इसको हम लिखेंगे √2, एक इसके नीचे लिख देंगे और एक √2 इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा E0 ओवर √2 I0 ओवर √2। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि I रूट मीन स्क्वायर I0 ओवर 2 है और V रूट मीन स्क्वायर V0 ओवर 2 है, तो E रूट मीन स्क्वायर E0 ओवर 2 होगा। तो लिहाजा ये हमारे पास E0 की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई, I0 की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे। कॉस फाई क्या चीज़ है, कॉस पाई बेसिकली पावर फैक्टर कहलाता है। कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, इम्पिडेंस डायग्राम से। रेजिस्टिव अगर हमारे पास सर्किट है तो हमारे पास R जो है R/Z से हम कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे। पीछे से इसको अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। बेसिकली ये V0 R है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यू जी, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं, यानी जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो R की वैल्यू इधर और Z की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आती है, यानी कि दोनों के दरमियान फाई का एंगल हो। जब हम कॉस फाई करते हैं तो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, Z ओवर R आएगा हमारे पास। सॉरी, इसको मैंने उल्टा कर दिया, ये बेसिकली इस तरह से होगा जी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा, Z ओवर R आएगी हमारे पास, ठीक है।